मेरा नाम आयशा है। मैं 12 साल की थी जब मेरा पति मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरे एक बड़ा भाई भी थे। वो मुझसे 5 साल बड़े थे। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उन्हें इस सब के बीच बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के चलते जैसे ही उनकी नौकरी लगी तो वैसे ही उन्होंने अपनी शादी भी कर ली, जिससे मुझे घर में कामों के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। भैया की शादी हुई तो उनकी उम्र केवल 21 साल थी और जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी उनकी उम्र 19 साल थी और उस टाइम पर मेरी उम्र 16 साल थी। मेरी भाभी मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी। हम लोग एक साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे कि तभी हम लोगों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। भैया भाभी की शादी के 3 साल बाद ही एक बीमारी के चलते भाई हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अब हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जैसे हम लोगों की दुनिया ही उजड़ गई हो। अब मेरा इस दुनिया में भाभी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन भैया की मौत के बाद भाभी ने मुझ पर बहुत ही रोक करनी शुरू कर दी थी। इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और भाभी ही रहती थी। भैया की मौत हमारे लिए बहुत ज़्यादा सदमे से भरी हुई थी, क्योंकि वही जॉब करके हमारे घर के खर्च को चलाते थे। लेकिन भैया के मरने के बाद अब भाभी को काम करने के लिए घर से निकलना पड़ा। मैं भाभी के इस रोक टोक से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। वह मेरी हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती थी। मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, सबका डिसीजन भाभी ही लिया करती थी। मेरी पूरी ज़िंदगी का कंट्रोल भाभी के हाथ में था। अब मुझे एहसास होने लगा कि मुझे आज़ादी चाहिए थी। इस घर से, भाभी की पाबंदियों से निकलकर मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए और मैं पलट कर कभी भी भाभी के घर में कदम न रखूं। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर जाना चाहती थी, इतनी दूर कि भाभी का साया भी मुझ पर ना पड़े, क्योंकि जब भैया जिंदा थे तो उन्होंने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी। मैं जैसा चाहे वैसा करती थी और भैया के मरने के बाद तो भाभी ने मेरा जीना दुश्वार ही कर दिया था। भाभी जवान थी, वह चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उनका कहना था कि वह अपने पति का छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए था, मेरे भाई और भाभी की लव मैरिज हुई थी। भैया भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। भाभी भैया की प्यार की खातिर ही किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब मैं 20 साल की हो गई थी। मेरी भाभी मेरी शादी के पीछे पड़ गई। वह हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके की तरफ से किसी न किसी लड़के को मेरे सामने लाकर खड़ी कर देती थी और कहती कि आयशा, तुम्हें क्या यह लड़का पसंद है? मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसका दूर दूर तक मेरी भाभी से कोई ताल्लुक हो। मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसका मेरी भाभी से कोई जान पहचान ना हो, जिससे जब मेरी शादी हो जाए तो मैं पलट कर भी कभी इस घर में न आऊं। पहले तो मैंने बहुत इंतज़ार किया कि भाभी दूसरी शादी कर लेगी, क्योंकि लोग उनसे शादी करने के लिए कहते थे। अभी वह जवान ही थी और अकेली कोई भी लड़की इस तरह से किसी की यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तो खुद चाहती थी कि मेरी भाभी की शादी जल्द हो जाए और मेरी उनसे छुटकारा मिल जाए, वह अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी तो किसी के कहने पर भी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं ही अपने लिए खुद एक लड़का तलाश कर लूँ। सिर्फ यही एक हल है। मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया था, अब मुझे आगे नहीं पढ़ना था। हर दिन मेरा कोई ना कोई रिश्ता भाभी मेरे लिए लेकर आती थी। मैं दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। मैंने तंग आकर भाभी से कहा, मैं आपके बताए लड़कों में से किसी के साथ शादी नहीं करूँगी, वह जो मुझे दिखाती है। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ देर खामोश हो गई थी। भैया के मर जाने के बाद से भाभी कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाने के लिए ही बोलती थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कम बातचीत करती थी और धीमी आवाज़ में बात करती थी। मुझे तो उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। उनसे मैं बहुत डरी हुई रहती थी। इसी तरह से मैंने उनके साथ पूरे 4 साल गुजार दिए थे। उनकी संगत में किस तरह से मैंने 4 साल गुजारे थे मैं ही जानती थी, और उनका रूटीन अभी भी वही था, रोक टोक करने वाला। इससे पहले कि भाभी मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरा रिश्ता पक्का करती, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद अपने लिए कोई लड़का ढूंढकर शादी कर लेती। लेकिन परेशानी यह थी कि लड़का आता कहाँ से? मैं तो घर से बाहर तक नहीं जाती थी। किसी की फंक्शन में भी जाती थी तो वहाँ भी भाभी के साथ। फिर मुझे याद आया कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाई और कुछ लड़कों से फ्रेंडशिप कर ली। उनमें से एक लड़का का नाम रोहन था। रोहन को मुझसे बातचीत करने के बाद उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। लेकिन मेरी और रोहन की मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही थी
और हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। रोहन ने बताया कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसके दादाजी की, और वह शादी के बाद मुझे अपने दादाजी के घर में ले जाएगा और मुझे उनके घर में रखेगा। रोहन की यह बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मतलब कि अब मेरा अपना घर होगा और मैं अपने पति के साथ सुकून से उसके घर में रहूंगी। रोहन को अपनी भाभी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था और यह भी बताया था कि मैं उनसे कितनी तंग आ गई। रोहन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अलग घर में रख लूँगा, तुम्हारी भाभी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा और हम एक सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। एक दिन मौका पाकर मैंने भाभी से रोहन के बारे में बात की और उन्हें साफ साफ बता दिया था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मैं रोहन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर तो जैसे भाभी को सदमा लग गया था। मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनको मेरी आज़ादी से बहुत परेशानी थी, वह मुझे आज़ाद नहीं करना चाहती थी। उनको शायद मुझ पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह मेरी आज़ादी और मेरी खुशियों के हक में नहीं थी। पहले तो उनके सामने मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ गई थी क्योंकि मैं उनसे बहुत तंग आ चुकी थी। भाभी ने कहा कि ठीक है, रोहन को घर बुला लो। भाभी की बात सुनकर मुझे सुकून मिला। मैंने जल्दी से रोहन को फ़ोन किया और उससे कहा कि वह जल्दी से हमारे घर आ जाए। मेरी बात सुनने के बाद रोहन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी भाभी ने इनकार कर दिया तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो भाभी इनकार नहीं करेगी और इनकार किया तो भी हर हाल में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। मैंने घर पर रोहन को बुला लिया। भाभी उसके इंतज़ार में थी। सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि आज मैं भी रोहन को पहली बार देखने जा रही थी। यह अजीब बात थी कि आज तक हम दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो तक नहीं मांगी थी। मतलब कि हमारी मोहब्बत में इतनी शक्ति थी। मुझे तो किसी बात का कोई डर नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे घबराहट होने लगी। रोहन को देखने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देखते ही रह गई क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का था। ऐसा था कि जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। वैसे तो मैं भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे तो मेरी खूबसूरती भी फेल हो गई थी। मैंने बहुत सोच समझकर रोहन को चुना था। मुझे उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी पहचान, उसकी सोच अच्छी लगी थी। इत्तेफाक की बात है कि उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी। वह भी मुझे देखकर देखता ही रह गया था। शायद उसे मेरी खूबसूरती देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत प्यारी थी। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, मुझे रोहन से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। भला भाभी ऐसे कैसे कर सकती थी? रोहन से मेरी शादी होने वाली थी, वह मेरा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा था, तो भाभी को क्या ज़रूरत थी उसे अकेले में बात करने की, वह भी ऐसी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। रोहन ने मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों के इशारों में मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, मैं यह सब कुछ संभाल लूँगा। मैं रोहन के ऊपर भरोसा करते हुए अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मैं नर्वस होकर कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि भाभी ना जाने रोहन से क्या बातें कर रही होगी। उन लोगों को बात करते हुए लगभग 1 घंटा हो गए थे और इन्हीं घंटे में मुझे कमरे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिली थी। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी ही इन लोगों की बातें ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे ही मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं रोहन को घर बुलाकर और अपनी भाभी से मिलवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डायरेक्ट पहले रोहन से फेस टू फेस मिलना चाहिए था और उसके बाद सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। उसके बाद शादी करके इस घर में आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर मैं रोहन को घर आने और भाभी से मिलने के लिए कह दिया था कि मैं चाहती थी कि मेरा पति भाभी को जानता ना हो। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो उन दोनों ने मुझे बाहर आने के लिए कहा था। मैंने देखा रोहन बहुत ही खुश लग रहा था। भाभी भी अच्छी खासी बेफिक्र थी। भाभी को देखकर लग रहा था कि उन्हें रोहन पसंद आ गया है और उन्होंने कहा कि मुझे शादी से कोई ऐतराज़ नहीं। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसके बाद रोहन ने कहा कि मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा। उसके पास ना तो अपना घर है ना उसके पास जॉब है, इसलिए उसे अभी 2 साल का टाइम चाहिए था। यह सब सुनकर मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा था और 2 साल की बात कर रहा था, लेकिन मुझे तो अपनी भाभी के साथ 2 दिन भी रहना मुश्किल हो रहा था। मुझे इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहना था जहाँ नामुमकिन था। मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे दादाजी के घर में रह लेंगे जब तक कि हमारे रहने का कोई और जगह नहीं हो जाता। मेरी बात सुनकर रोहन ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, एक बेरोजगार इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना
बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी अपने दादाजी की कमाई खा रहा हूँ। मेरे दादाजी रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन आती है, उसी से हम और दादाजी अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने सोच लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने मुझसे कहा कि आयशा, तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा तो इसमें बुराई क्या है? जल्दबाजी में अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं और काम भी ख़राब हो जाती है, इसलिए सोच समझकर तुम यह फैसला करो। मैं तो प्यार तुमसे ही करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरे लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन बस तुम मुझे थोड़ा संभलने का मौका तो दो। और 2 साल में जब तक तुम एडमिशन लेकर थोड़ा और पढ़ लो, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे इंसान की बहुत वैल्यू होती है। पढ़ा लिखा इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बुरे हालात से अपनी पढ़ाई के थ्रू कहीं पर अच्छी जॉब भी लग सकता है। इसी तरह तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा और हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं यह सब कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? 2 साल बहुत होते हैं और मैं 2 साल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल भी रोहन की बात पर राजी नहीं हुई थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं इतना लंबा समय इंतज़ार नहीं कर सकती। रोहन ने कहा कि मेरे पास तो शादी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग मंदिर में सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। रोहन मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरी बात मान ली और 1 हफ्ते के बाद ही मंदिर में जाकर हम दोनों की शादी हो गई। और मैं अपनी भाभी का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पति के साथ उसके दादाजी के घर आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में जाने वाली हूँ। भाभी की परेशानी यह थी कि वह ज़्यादा बोलती नहीं थी और जब बोलती थी तो उनकी रोक टोक भरी बातों से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। और रोहन के दादाजी की यह परेशानी थी कि वह बहुत बड़ा और उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन रोहन के दादा कुछ भी कह दिया करते थे और कहते टाइम सोचते भी नहीं थे। मुझे रोहन के साथ देखकर झटके से खड़े हो गए और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने रोहन को खूब डांटना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मेरे पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम खुद मुझ पर बोझ हो और शादी करके लड़की को मेरे घर लेकर आ गया। तेरे अकेले का खर्चा मुझसे नहीं उठाया जा रहा था और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी पत्नी का खर्चा उठा लूँगा? हमारी छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ 2 ही तो कमरे हैं और 1 बाथरूम। हमारे घर में किसी तीसरे के रहने की कोई गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बात तो तू अच्छी तरीके से जानता है। फिर भी लड़की उठाकर ले आया। मेरे घर पर दादाजी बोलते ही चले जा रहे थे और मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई उनकी सारी बातों को सुन रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अगर यह आदमी रोहन के दादाजी नहीं होते तो मैं उनका मुंह तोड़ देती। क्या वह अपने पोते की खातिर इतना भी नहीं कर सकते थे? मुझे एहसास हो रहा था यहाँ आने के बाद तो मेरी और भी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली थी। इस वक्त मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मेरी इतनी बेइज्जती तो कुल मिलाकर सारी ज़िंदगी में भाभी ने भी नहीं की होगी और इधर दादाजी ने तो एक दिन में सारी की सारी कसर पूरी कर ली थी। रोहन अपने दादाजी को समझा रहा था और बहुत कुछ बोल रहा था। यह सब कुछ देखकर मेरा तो दिमाग फटने के लिए तैयार हो रहा था। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि मैं अपना सामान उठाकर वापस भाभी के पास चली जाऊं और जब तक रोहन अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक मैं भाभी के साथ ही रहूं, उनके घर पर, या फिर खामोशी से इस घर में ज़िंदगी गुजारूं। रोहन ने मुझसे कहा कि इसी वजह से मैं ठहरा था कि मैं पहले सेट हो जाऊं, फिर शादी कर लूँगा, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं मजबूर हो गया। यही ठिकाना, यही मेरी ज़िंदगी है और मेरा घर भी यही है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी भाभी के घर तुमको वापस छोड़ आता हूँ। तुम वहाँ पर सुकून से रहना जब तक मैं अपना कोई बंदोबस्त ना कर लूँ। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी से रहेंगे। मैंने रोहन की बातों को इग्नोर करते हुए कहा कि नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मैंने वहाँ वापस जाने की सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी। अब अगर मैं वापस गई तो भाभी से मैं नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। जो भी है, जैसा भी है, मुझे यहीं पर रहना है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर रोहन से बात कही और अपने आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने इन कहे हुए शब्दों से मुकर जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं रोहन के दादाजी की सेवा करूंगी, उनका दिल जीत लूंगी और मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुकून ही सुकून आ जाएगा, मैं यहाँ सुकून से रह सकूंगी। लेकिन एक दिन रोहन की गैर मौजूदगी में रोहन के दादाजी ने मुझ पर बड़ी ही गंदी नज़र डाली थी। वह मुझे चोरी चुपके देखा करते थे और हमेशा मेरे करीब आने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं समझ गई थी यह इंसान बहुत ही घटिया इंसान है। ज़्यादा बोलने वाला ही नहीं बल्कि औरतों पर गंदी नज़र रखने वाला इंसान है। मैंने उसके दादाजी के बारे में उससे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना।
मेरे लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। रोहन ने कहा कि चलो हम तुम्हारी भाभी के घर चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। तो रोहन कहने लगा, तुम्हारी भाभी तो इतनी अच्छी है, पता नहीं क्यों तुम अपनी भाभी को इतना बुरा समझती हो। मुझे तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है, वह तुम्हारे बारे में परेशान रहती है। रोहन की ऐसी बातें सुनकर ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उनको मेरी फिक्र होती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी भाभी से मिलने गए थे? उनसे बातचीत होती है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कि मैंने रोहन से एक साथ कई सवाल करने लगी। रोहन हड़बड़ा गया था और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी तो उनसे उस दिन के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। मैं तो ऐसे ही अपने आइडिया से कह रहा था। मैं समझ गई थी, जरूर रोहन के दिल में कोई चोर है। फिलहाल मैं उससे प्यार करती थी और मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। सुबह के टाइम पर नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता था और रात को ही घर लौटता था, जहाँ वक्त मेरे लिए बहुत परेशानी से गुजर रहा था। घर में सिर्फ मैं और रोहन के दादाजी होते थे। उनके डर से मैं सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। इस छोटे से घर का एक छोटा सा कमरा था। मुझे इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी। इस घर के मुकाबले में तो हमारा घर काफ़ी बड़ा और बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं अपना इतना अच्छा घर छोड़कर झोपड़पट्टी में रहने के लिए आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रखी थी। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था और मैंने अपनी भाभी के पास जाने का फैसला कर लिया था। रात को जब रोहन वापस आया तो मैं अपना बैग तैयार कर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे भाभी के घर छोड़ाओ। रोहन मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गया था। उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है अपनी भाभी के घर जाने का। तुम वहाँ पर सुकून से रहो, तब तक मैं नौकरी और रहने का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन मुझे भाभी के घर छुड़ाया था। भाभी की आंखों में मैंने अपने लिए अजीब अजीब सा महसूस होता हुआ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों ही आंखों में मेरा मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस मुझे देखते ही रह गई। मैंने भी उनसे कोई बातचीत तक नहीं की। अपना बैग उठाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। आज से पहले मुझे कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था जितनी ज़्यादा आज करना पड़ रहा था। भाभी के सामने मैं जितना अपनी ज़िंदगी को परेशानी को हल करने की कोशिश कर रही थी, मेरी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा दुश्वार होती जा रही थी। फ़िलहाल अपने घर अपने कमरे में वापस आकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। मुझे परेशानी रोहन के छोटे से घर से नहीं थी, बल्कि उसके दादाजी की गंदी नज़र से थी। वह सारा दिन घर में ही रहते थे और उनकी वजह से मुझे सारा दिन कमरे में बंद रहना पड़ता था। मैं भाभी के सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी खाने पीने के लिए तो मुझे बाहर निकलना ही था। मैं अगली सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई थी। वहाँ सोफे पर मेरी भाभी और रोहन को आपस में बातें करता हुआ देख मैं हैरान थी। मैंने बड़ी हैरानी से रोहन की तरफ देखा तो वह इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर मेरी नज़र उसकी बराबर में रखे बैग पर पड़ी। मुझे देखकर कहा, दादाजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। भाभी ने कहा कि अपना सामान यहीं पर ले आओ, इस घर को अपना ही घर समझो, और इनका कहना है कि मैं यहाँ पर जब तक चाहूँ तब तक रह सकता हूँ। मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए था कि मेरा पति भी अब मेरे साथ रहने के लिए आया, लेकिन खुश होने के बजाय मैं परेशान हो गई थी। मेरी परेशानी की वजह रोहन का यहाँ आना या रहना नहीं, मेरी परेशानी की वजह यह थी कि मेरी भाभी ने और उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया था। वह मुझसे पूछे बिना रोहन जैसे समझदार इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद किसी हाल में नहीं थी कि वह अपनी पत्नी के मायके में रहना चाहेगा। जितना मैंने उसे जाना था, वह बहुत ही खुददार इंसान था। वह हमेशा अपनी खुददारी की बातें किया करता था, लेकिन आज उसकी खुददारी कहाँ चली गई थी। मैं हैरान थी। वो चाहता तो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर जा सकता था, लेकिन वो तो यहाँ इसी घर में रहने के लिए आ गया था, जहाँ पर सिर्फ 2 औरतें ही थी। मैं तो उसकी पत्नी थी, लेकिन भाभी का रोहन से क्या रिश्ता था जो उनके एक बार कहने पर एकदम चला आया था, वह भी अपने सामान के साथ। वह तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अचानक एक दिन मैं उसे क्या हो गया था, मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। मुझे देखकर वह कहने लगा, क्या हुआ, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आने की खुशी नहीं हुआ। रोहन ने मेरे चेहरे का उड़ा रंग देख लिया था। वह तो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। वह बस मैं अभी नींद से जागी हूँ और मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैंने यह बात कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और नाश्ता बनाने में बिजी हो गई थी। मैंने रोहन का सामान अपने कमरे में रख लिया था। फिर सोचा कि अच्छा ही हुआ कि वो मेरे साथ रहने के लिए आ गया है, कम से कम मुझे हौसला मिलेगा। मैंने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ पैसे जमा कर लेंगे और फिर किराए का घर ले लेंगे। रोहन ने कहा कि नहीं, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, मेरे होते हुए मेरी पत्नी को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
रोहन की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि अपनी शादी की शुरुआत के दिनों को एंजॉय करना चाहिए। परेशानी को साइड में करके भाभी के साथ थोड़ा बहुत बैठकर बातें कर लिया करते थे। मैं रोहन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए तो रिक्शे के किराए के पैसे चाहिए थी, जो मेरे पास नहीं थे। मेरी भाभी ने भैया के मरने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था और उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। वह अपनी सैलरी से वैसे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती थी। हमेशा से ही उन्होंने मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा था। मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे भी देती थी। इस बात से तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनसे नफ़रत हो गई थी। वह भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। बचपन से ही मुझे मेरे भैया ने किसी बात पर रोक टोक नहीं की थी, लेकिन जब से भैया की मौत हुई थी, भाभी ने मुझ पर रोक टोक करना शुरू कर दिया था और अब मुझे आज़ादी चाहिए थी। भाभी ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया था, मेरी फ्रेंड को भी नहीं आने देती थी। उन्होंने मेरी आज़ादी छीन ली थी और इन सब की वजह से मुझे उनसे नफ़रत हो गई थी। अब वह मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इतने सालों से मेरे दिल में जो उनके लिए नफ़रत थी, अब वह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। रोहन इंटरव्यू के लिए जाता तो वापसी पर मेरे लिए कुछ न कुछ खाने का ज़रूर लाता था। मैं उससे पूछती कि तुम्हारे पास इन चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो वह मेरे सवाल को इग्नोर कर देता था और फिर धीरे धीरे उसने अपना इंटरव्यू देना भी छोड़ दिया था। वह हर वक्त घर में ही बेफिक्र होकर रहने लगा था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं रोहन से कहती थी कि उसे नौकरी की तलाश करनी चाहिए, तो वह कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, नौकरी तलाश करते करते थक गया, कुछ दिनों के बाद मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तुम फिक्र मत करो। जब काफ़ी दिन हो गए तो मैंने फिर से दोबारा से नौकरी के बारे में बात की, तो उसने गुस्से में कहा कि नौकरियां कोई पेड़ पर नहीं उगती। मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया, अब मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो सका। यह सब रोहन ने जब कहा तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मुझे अपना अलग घर चाहिए, यहाँ नहीं रह सकती। तो वह कहने लगा क्यों नहीं रह सकती हो, तुम यहाँ पर, इतना बड़ा घर है और इतना अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद तो है, तुम्हें यहाँ पर रहने में क्या परेशानी है। उसने गुस्से भरे अंदाज में मुझसे बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा परेशानी मेरी भाभी है और कोई नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, इतनी सी बात है। मेरी बात सुनकर रोहन मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा और फिर कहने लगा कि तुमने अपनी भाभी को बेवजह इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार कर लिया। तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी तो है और इतनी समझदार भी, तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रखती है और तुमने बेवजह उनको बदनाम कर दिया है। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में उनके लिए इतनी नफ़रत है। अपनी भाभी के बारे में रोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। हालांकि वह किस तरह से मुझसे बात कर रहा था जैसे कि वह उसके साथ ही हो। मैंने कहा कि तुम जानते हो कि भाभी को तुमसे पहले मैं जानती हूँ, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। रोहन कहने लगा जितना जानता हूँ उतना ही कह रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, ऊपर से तुम्हारे भाई के जाने के बाद उन्होंने ही तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया और कितनी अच्छी भी है। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वह तुम्हारी भाभी है, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी बड़ी बहन हो। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कह दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। रोहन कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरी और रोहन के बीच दिन ब दिन दूरियां बढ़ती चली जा रही थी और मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रात ऐसा अजीब हादसा हो गया। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि रोहन बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं अपनी आंखें मसलते हुए उठी और उसकी तलाश करने के लिए मैं कमरे से बाहर निकल गई और सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को वह कहाँ चला गया। मैंने सारा घर छान मारा, वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब मैं भाभी के कमरे के करीब से गुजरी तो मुझे कुछ बातों की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरे कदम वहाँ पर जम गए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वह आवाज़ भाभी और मेरे पति की ही थी। मेरे पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था और मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरा पति आधी रात को आकर मेरी भाभी के कमरे में क्या कर रहा था, इससे आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी भाभी लेटी हुई है और मेरा पति उनके पैर दबा रहा है। मैं जल्दी से कमरे में घुस गई तो मुझे देखकर इन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन मैंने बहुत गुस्सा होकर अपने पति से कहा यह सब कुछ क्या हो रहा है। रोहन ने जवाब दिया तुम्हारी भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं उनके पैर दबा देता हूँ और साथ ही साथ हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे। तो तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करती है, तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि उनकी आदत इतने खुले दिल का है।
रोहन बस मेरी भाभी की तारीफ ही करता चला जा रहा था और मैं बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वह दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि कोई नॉर्मल बात हो, और वह दोनों एक दूसरे को न जाने कब से जानते हो। मेरे पति का मेरी भाभी के कमरे में इस तरह से जाकर उनके पैर दबाना, यह सब कुछ मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। भाभी कोई बूढ़ी औरत तो नहीं थी, अगर वह बूढ़ी होती तो कोई बात थी, लेकिन अच्छी खासी जवान और खूबसूरत थी और आधी रात को मेरे पति को अपने कमरे में बुलाकर उनसे टांगे दबा रही थी। मेरा गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें भाभी की इस तरह से टांगे नहीं दबानी चाहिए थी। तुम मेरे पति हो, उनकी नहीं, जो इस तरह से उनकी सेवा कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम आधी रात को उनके कमरे में जाकर उनकी सेवा करो। मेरी बात सुनकर रोहन को बहुत गुस्सा आ गया था। वह कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी होगी। तुम बहुत ही अजीब लड़की हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोच सकती हो। रोहन यह कहते हुए बाहर निकल गया। मैंने एक नज़र अपनी भाभी पर डाला, लेकिन उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। वो बहुत बेफिक्र लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था और यह सब अब हर दिन होने लगा था। रोजाना रोहन अब मेरी भाभी की टांगे दबाने के लिए आधी रात को उनके कमरे में चले जाते थे और वह दोनों एक दूसरे से बातें भी करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों के अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। मुझे बात समझ में आ गई थी कि मेरी भाभी ने रोहन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उन्होंने ना जाने ऐसा क्या किया था, मुझसे क्या चाहती थी। रोहन कहने लगा कि मैं दिन ब दिन तुम्हारी भाभी का दीवाना होता चला जा रहा हूँ। मुझे इग्नोर करने लगा था और मैं हैरान थी कि भला मेरी भाभी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो मेरी भाभी का दीवाना हो चुका था। एक दिन मैंने रोहन से कहा, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, टांगे दबा दो। मेरा यह कहना रोहन को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी टांगे नहीं दबा सकता। मुझे रोहन की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि मेरी भाभी की टांगे तो दबाने वह बड़ी शौक से चला जाता था, लेकिन फिर मैं सोने की एक्टिंग करने लगी थी और आंखें बंद करके लेट गई। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि वह आराम से धीरे धीरे उठा और बाहर निकल गया। मैं समझ गई थी कि वह भाभी के कमरे में गया है। मैं उसके पीछे पीछे गई और भाभी के दरवाजे पर जाकर देखने लगी और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वह भाभी के कमरे में था और उनसे कह रहा था, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और यह बात मैं कुछ ही दिनों में जान गया। मेरी पत्नी तो बहुत ही इमोशनल है, मेरा उसके साथ गुजारा कभी नहीं हो सकता। मुझे तो आप जैसी समझदार पत्नी की ज़रूरत है। रोहन आगे भी कुछ कह रहा था, लेकिन इसके आगे सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने भाभी का जवाब सुने बिना ही मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोती रही। मैंने सोचा कि मैं अब भाभी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया। उन्होंने मेरे पति को अपनी तरफ कर लिया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाभी ने मेरे पति पर जादू कर दिया और मेरे पति को अपने वश में कर लिया था। अगले दिन मैं मौका देख रही थी कि मेरा पति घर से कब निकले और जाकर अपनी भाभी की खबर लूं। ठीक मेरा पति टाइम के अकॉर्डिंग घर से निकल गया था और जैसे ही मैं भाभी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाभी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि वह मेरे लिए एक लेटर छोड़कर गई थी। और मैंने जब उस लेटर को पढ़ा तो लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है कि रात को तुमने अपने पति की सारी बातों को सुन लिया कि जब तुम्हारा पति मुझसे बातें कर रहा था तो तुम दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं यही चाहती थी कि तुम किसी तरह अपने पति की हकीकत अपने कानों से सुन लो। तुम्हारा पति बहुत गंदी नज़र का इंसान है। उसकी नज़र मुझ पर उस दिन से ही थी जिस दिन वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। वह पहले दिन से ही मुझ पर लाइन मारता रहा था। मैं तुम्हें यह बात बताने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे लगा तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगी। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके की तरफ से किसी लड़के से करवा दूं ताकि तुम वहां हमेशा खुश रह सको। तुम्हारा पति गंदा इंसान होने के साथ साथ चोर भी है। वह चोरी करता है और स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों पर लाइन मारता है। मेरे स्कूल की भी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, कई बार जेल भी जा चुका है। वह कभी भी मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता। उसे किसी भी शरीफ परिवार की लड़की नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें फंसाकर तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहती थी, पर मुझे पता था कि तुम मेरी किसी बात को नहीं समझोगी, इसलिए मैंने रोहन को पहले दिन ही समझा दिया था कि तुम अपनी पत्नी के आगे 2 साल का टाइम मांग लो। तुमने तो फिर भी कोई बात नहीं सुनी और जिद लगा ली कि तुम्हें किसी भी हाल में उसके साथ ही शादी करना है। बहुत ही छिछोरा टाइप का इंसान है रोहन,
और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गया। मुझे तुम्हारी हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं वह तुम्हें बेच ना दे। उस लड़के के बहुत बड़े बड़े कोठे से भी जान पहचान थी। लड़कियों को बेचने का भी धंधा करता है और कई बार पकड़ा भी जा चुका है और इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करके जमानत पर रिहा हो जाता है। अभी तो इसके पास कोई पैसा नहीं, ये कभी भी नौकरी नहीं करेगा। तुम्हारी खातिर ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती थी। अच्छा हुआ जो तुम मेरे घर में रहने के लिए आ गई थी। तुम्हारे पीछे पीछे मुझ पर लाइन मारता हुआ यहाँ भी हमारे घर पर आ गया। मैंने इसे अपने घर में ठहरने की परमिशन भी सिर्फ इसलिए दी थी ताकि जब यह मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो तुम्हें जलन होगी और तुम धीरे धीरे इसकी हकीकत को समझ जाओगी किस तरह का इंसान है, और साथ ही साथ तुम मुझे भी गलत नहीं समझोगी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह लेटर लिखा है। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो जैसे तुम्हारा मन तुम वैसा ही करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं देख सकती। मेरा मानना है कि तुम इस इंसान को पुलिस के हवाले कर दो। इस पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। शायद तुम्हें नहीं पता कि जब भी ये घर से बाहर निकलता तो अपने चेहरे को मास्क से छुपा लेता ताकि इसे कोई पहचान ना सके। पुलिस इसे ढूंढ रही है। तुम चाहो तो इसे अरेस्ट करवा कर अपनी जान बचा सकती हो। अब तुम्हें क्या करना है तुम खुद फैसला कर लो। मुझे अपनी माँ के घर जाना पड़ रहा है। मुझे वहाँ पर एक ज़रूरी काम आ गया है। कुछ दिनों के बाद मैं घर वापस आ जाऊँगी, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर लो, वरना आने वाले टाइम में बहुत परेशानी हो जाएगी। भाभी का लेटर पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए थे कि भाभी ने इससे सब कुछ सच लिखा था। यह बात सही थी कि वह भाभी के पास जाने की कोशिश करता था और चोरी चुपके भाभी के कमरे में उनसे मिलने के लिए जाता था। भाभी ने उस पर रोक टोक इसलिए नहीं की ताकि मैं उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकूं। मैंने ऐसा ही किया। फौरन घर से बाहर निकल गई और मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि सच में मेरे पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस चल रहे थे और पुलिस मेरे पति को ढूंढ रही थी। मैंने अपने पति के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के कई ऑफिसर मेरे घर पर छुपकर पहले से ही पहरे दे रहे थे और मैंने उनको बता दिया था कि वह किस टाइम तक घर पर आएगा। जैसे ही घर पर दाखिल हुआ पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। इसी तरह से मेरे रोहन से जान छूट गई थी। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया था और मैंने गहरी सांस भरी थी कि मैं एक बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच गई। कुछ दिनों बाद भाभी घर पर आ गई थी और उनके घर आ जाने के बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपकी तरफ से गलतफहमी का शिकार हो गई थी। भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं तुम पर रोक टोक करती थी कि जवान लड़की को यह दुनिया किस नज़रों से देखती है, मौका मिले और उसे दबोच लेता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति की बहन के साथ कुछ भी गलत हो, क्योंकि मेरे पति तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हवाले करके गए थे। भाभी ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था। मैंने भाभी के कहे मुताबिक शादी कर ली थी और अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती हूँ। दोस्तों, हमेशा हमें अपने बड़ों के फैसले के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में और गुस्से में किए गए फैसले हमारे लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।